नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल जियो अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन की ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले क्लास 1 हो चुकी है और यदि अभी तक आपने वो क्लास 1 नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर क्लास 1 ज़रूर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपको ये सामान्य अध्ययन की क्लासेज कैसी लग रही हैं। दोस्तों, यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ये जो क्लासेज है दोस्तों, वो सभी एसएससी की जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनो और इसके अलावा जो भी रेलवे की या और भी अदर एग्ज़ाम होती है वन डे वाली जिसके अंदर सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। यह दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान में रखना। यदि त्याग पत्र की बात करें, इस्तीफे की बात करें, तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, और यदि अपन उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। यह ध्यान में रखना, राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति जो है वो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति उसको उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है। तो ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और इनको आपस में ध्यान रखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की यदि अपन बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संवैधानिक प्रधान कौन होता है भारत का, तो वह राष्ट्रपति होता है। और देश का प्रथम नागरिक भी इसको अपन बोल सकते हैं कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आयु की इसकी बात करें तो मिनिमम 35 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। 35 ईयर्स ओल्ड, 35 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। शपथ की यदि मैं बात करूं तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है अपना, उसका मुख्य जो न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये ध्यान में रखना दोस्तों, शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा और त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा। शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को जो देता है, ये एसएससी एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों आगे अपन बात करें वेतन की। वेतन जो है वो 5 लाख रुपए मासिक वेतन राष्ट्रपति को दिया जाता है। 5 लाख रुपए मासिक। और ये जो वेतन होता है राष्ट्रपति का वो आयकर मुक्त होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। पेंशन की बात करें तो 9 लाख रुपए सालाना पेंशन, यानी 12 महीने की जो पेंशन मिलती है राष्ट्रपति को वो 9 लाख रुपए वार्षिक मिलती है। और राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में अपने राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में अपने राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में राष्ट्रपति है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। और प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, जो 1950 से लेकर 1962 तक लगातार 2 बार, ये जो राजेंद्र प्रसाद है वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका नाम प्रतिभा पाटिल भी बोलते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही थी।
सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 माह के भीतर भरना अनिवार्य होता है, भीतर बना होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है दोस्तों। यहाँ पे आपको करना है कि जो राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति की जो पद खाली हो गया, रिक्ति हो गई, रिक्ति को 6 माह के भीतर यहाँ पे बना नहीं, यहाँ पे करना है अपन को, भरना होता है। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति निर्वाचित करना होता है या उसका चुनाव करना होता है, ये सबसे बड़ी बात है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब। अब याद कैसे रखना दोस्तों, यहाँ पर 3 दिवस में आपको याद करवाऊंगा, 3 दिवस में आपको याद करवाऊंगा। थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, देखना है पर कैसे याद करते हैं। तो पहले तो आप तारीख याद कीजिए कि एक है अपने पास में 22 मार्च, एक है 22 अप्रैल, एक है 22 मई। 22 मार्च, अप्रैल, मई, तीनों महीने कंटिन्यू आते हैं, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई। तारीख तीनों सेम है, 22 22 22। तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 22 मार्च को दोस्तों अपन दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं अपन विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस अपन मनाते। तीनों जो ये दिवस है दोस्तों, एक प्रकार से देखा जाए तो पर्यावरण से संबंधित ही है। तो 22 मार्च को अपन विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कि किस प्रकार से जल की रक्षा की जाए। 22 अप्रैल को जैसे अपन ने पढ़ा अभी की पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 22 मई की यदि अपन बात करें तो 22 मई को अपन मनाते हैं दोस्तों जैविक विविधता दिवस। जैविक विविधता दिवस 22 मई जैविक विविधता दिवस। तो ध्यान रखना है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई विश्व जल संरक्षण, पहले जल आया, फिर पृथ्वी आई, फिर जैविक विविधता आई। तो 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैविक विविधता दिवस। इस प्रकार इन तीनों दिवस को अपन को सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान में रखना है। और ऑप्शन डी है अपन ने दी है 5 जून। 5 जून की यदि बात करूँ दोस्तों तो 5 जून को अपन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस अपन 5 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की संसद को क्या बुलाते हैं? तो अफगानिस्तान की संसद को शोरा बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है, अफगानिस्तान की संसद शोरा। और वही बात करें ऑप्शन सी की, जैसे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है डायट। तो डायट दोस्तों अपन किस देश के संसद को कहते हैं? जापान के संसद को अपन डायट कहते हैं। जापान की संसद को अपन क्या कहते हैं? डायट। अफगानिस्तान की संसद को अपन क्या कहते हैं? शोरा। वही बात करें दोस्तों पार्लियामेंट। पार्लियामेंट दोस्तों अपन किस देश की संसद को कहते हैं? तो पार्लियामेंट जो है अपन ब्रिटेन, जो इंग्लैंड है उसकी संसद को अपन पार्लियामेंट कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो कनाडा की संसद है उसको भी अपन पार्लियामेंट कहते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसकी संसद को भी अपन पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, 3 देश है ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों की संसद को अपन क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। डाइट अपन ने पढ़ा जापान की संसद को कहते हैं। शोरा अपन ने पढ़ा अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं। और वही बात करूँ दोस्तों मैं मजलिस की, तो मजलिस दोस्तों जो है वो ईरान की संसद को अपन मजलिस कहते हैं। ईरान की संसद को अपन मजलिस कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो मालदीव है उसकी संसद को भी मजलिस कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की संसद को कहते हैं। मजलिस जो है वो ईरान और मालदीव की संसद को कहते हैं। डायट जो है वो जापान की संसद को कहते हैं। शोरा जो है वो अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं। इनके अलावा दोस्तों कुछ यहाँ पे और संसदों के नाम है जो कौन से देश के संसद को कहेंगे, आइए देखते हैं। कांग्रेस दोस्तों, जो कांग्रेस कहते हैं अपन अमेरिका की संसद को। यूएसए की संसद जो अमेरिका है, यूएसए, उसकी संसद को अपन दोस्तों कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत जो है दोस्तों वो नेपाल की संसद को बोला जाता है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को बोला जाता है। और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है वो चीन की संसद को कहते हैं।
चाइना की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और नेशनल असेंबली की बात करें तो दोस्तों नेशनल असेंबली जो है वो पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों फ्रांस की संसद को भी नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान और फ्रांस की संसद को कहा जाता है। और वही बात करूँ मैं त्सोंगडू की, त्सोंगडू दोस्तों जो है वो भूटान की संसद को कहा जाता है। भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? त्सोंगडू भूटान की संसद को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद दोस्तों आपको पता है कि जो वेद है वो कितने हैं? 4 वेद है। सबसे पुराने जो यही होते हैं वेद, सबसे पुराने ग्रंथ जो है अपने वेद है। और वेद कितने? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो गायत्री मंत्र है अपन जो लगाते हैं घरों में या बोलते हैं अपन, तो ये ऋग्वेद गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। वही दोस्तों गायत्री मंत्र की यदि मैं बात करूँ तो गायत्री मंत्र जो दोस्तों वो सूर्य देवता जो सावित्री है उनको समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। और ऋग्वेद में ये इसका उल्लेख है। और ऋग्वेद की यदि मैं बात करूँ तो ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित है। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई थी। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद रचित है। और वही दोस्तों यदि मैं बात करूँ, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ऋग्वेद के बारे में पूछा जाता है कि यह सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन वेद है, विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना की गई और इसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो सबसे प्राचीन वेद हुआ दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद। और सबसे लेटेस्ट यानी सबसे बाद का वेद है वो है अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद है वो है अथर्ववेद। यजुर्वेद की दोस्तों यदि मैं बात करूं तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। गद्य में भी है और पद्य में भी है यजुर्वेद की रचना। और सामवेद की बात करूं तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है दोस्तों? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को कहा जाता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है जैसा आपने पढ़ा। और अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई। अथर्वा जो ऋषि है, अथर्वा ऋषि, उन्होंने इसकी रचना की थी। और कन्याओं के जन्म की निंदा इसी वेद के अंदर की जाती है। तो अथर्ववेद जो है दोस्तों कन्याओं के जन्म की निंदा इसके अंदर की जाती है। अंधविश्वासों की का उल्लेख भी इसके अंदर किया गया है। जो जादू टोने हैं दोस्तों उनके बारे में इस वेद में काफ़ी रचनाएं लिखी गई है। तो जादू टोने भी एग्जाम में पूछा गया, जादू टोने, तो अथर्ववेद में इसकी रचना मिलती है अपन को। तो ये हो गए दोस्तों अपने 4 वेद। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, अथर्ववेद जो सबसे बाद का वेद है, यजुर्वेद जिसके अंदर गद्य व पद्य दोनों हैं, सामवेद जिसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का उद्घाटन ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऋषिकेश कहाँ पर है दोस्तों? ऋषिकेश है अपना उत्तराखंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का उद्घाटन किया गया ऋषिकेश उत्तराखंड में। उद्घाटन की यदि दोस्तों अपन बात करें इसकी, तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड UTDB, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम GMDN, गढ़वाल मंडल विकास निगम, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन किया। बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, ये तो था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव, ये ध्यान रखना, लेकिन अपन बात कर रहे हैं दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत दोस्तों साल 2015 से हुई। साल 2015 से उसकी शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके लिए बोला था 27 सितंबर 2014 को कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। इसलिए 21 जून को बाद में महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इसको मंजूरी दी कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। तो ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर यह है शुरुआत हुई थी साल 2015 से, यानी 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अभी की बात करें तो 2015 से लेकर अभी साल 2020 में जो योग दिवस मनाया गया 21 जून को, तो वो कौन से नंबर का हो गया? वो 6ठे नंबर का योग दिवस था, जो हालांकि वैसे मनाया नहीं गया 21 जून 2020 को। क्यों नहीं मनाया गया? क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से इसका आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि लॉकडाउन की स्थितियाँ चल रही थी। और इस वजह से इसकी जो थीम रखी गई थी 21 जून 2020 को, वो थी योगा फॉर हेल्थ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो 21 जून को अपन ने 21 जून 2020 को जो 6ठा योग दिवस अपन ने मनाया, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस अपन ने मनाया, उसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ। ये नोट कर लेना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इससे ये स्पष्ट भी हो रहा है कि घर पे आपको योगा जो है वो सेहत के लिए ज़रूरी है, और योगा जो आपको घर पे ही करना है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस प्रकार की इसकी थीम रखी गई। वही तो साल 2000, ये तो हो गया दोस्तों साल 2020 की। साल 2019 की यदि बात करूँ तो पर्यावरण के लिए योग इसकी थीम थी। और जब ये शुरू हुआ 2015 में, तो इसकी थीम थी सद्भाव के लिए योग, सद्भाव के लिए योग। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत की गई। और ये सबसे आप इम्पोर्टेंट रखना कि 21 जून को ही क्यों मनाया गया, क्योंकि जो 21 जून है दोस्तों, ये आपको तारीख ध्यान में रखनी है। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। और इसलिए इस दिन को रखा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। 21 जून जो है सबसे लंबा दिन होता है वर्ष का। यदि दोस्तों अपन बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में अपन बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों, वो है देहरादून। जिसको लेकिन हाल ही में इसमें क्या हुआ दोस्तों, देहरादून के साथ जो ग्रैंडसलैंड है उसको भी उत्तराखंड की राजधानी में शामिल कर लिया गया। और ऐसा बोला जाता है कि सर्दियों में देहरादून राजधानी रहती है और गर्मियों में ग्रैंडसलैंड रहती है। तो दो राजधानी इसकी अपन मान के चल सकते हैं, देहरादून और ग्रैंडसलैंड। मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में देहरादून के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की यदि मैं बात करूं तो बेबी रानी मौर्य वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गठन की बात करें तो दोस्तों जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का गठन दोस्तों 9 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया। ये ध्यान में रखना, उत्तराखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 में इसका गठन किया गया। उस समय यह 27वां राज्य देश का बना था। कितने नंबर का राज्य बना? ये 27वां राज्य बना था देश का 9 नवंबर 2000 को। और उस समय दोस्तों इसका नाम था उत्तरांचल। ये आपको ध्यान में रखना है, उस समय इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। जैसे मैंने लिखा है ना नाम परिवर्तन, उत्तरांचल इसका नाम था गठन के समय, लेकिन बाद में इसके नाम को बदलकर उत्तराखंड किया गया। और उत्तराखंड नाम इसका कब बदला गया, कब चेंज किया गया? 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। तो ये ध्यान में रखना आपको कि 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदला गया था। और इसका गठन जो है वो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। आगे दोस्तों अपन बात करें तो उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी के नाम से दोस्तों इंद्रमणि बाडोनी को जाना जाता है। इंद्रमणि बाडोनी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। इंद्रमणि
बाडोनी को उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ों की रानी दोस्तों जो मसूरी है उत्तराखंड का एक पैलेस, काफ़ी खूबसूरत सी जगह है मसूरी, उसको पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख है दोस्तों वो भी ऋग्वेद में ही मिलता है। और एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो रुड़की में स्थित है। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि रुड़की में है वो भी उत्तराखंड के अंदर ही आता है। आगे बात करें भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, ये काफ़ी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों वो कौन सा है? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में की गई। हेली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1936 में की गई, लेकिन दोस्तों इसको बाद में इसका नाम बदला गया 1957 में, और वर्तमान में इसका नाम जो चल रहा है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अपन से पूछ ले कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है? हेली नेशनल पार्क भी उसको बता सकते हैं, या हेली नेशनल पार्क ऑप्शन में नहीं है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बता सकते हैं, क्योंकि इसका नाम बदला गया था साल 1957 में। वही बात करूँ दोस्तों मैं टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा, टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा एवं विशालकाय बांध है और विश्व का यह 8वां सबसे बड़ा बांध है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। और उत्तराखंड के बारे में और यदि अपन जानकारी प्राप्त करें तो लगभग 86% हिस्सा जो उत्तराखंड का है, उत्तराखंड राज्य का लगभग 86% हिस्सा जो है वो पर्वतीय है। लगभग 86% हिस्सा इसका पर्वतीय है। और यदि हिमालय के इस संदर्भ में इसकी स्थिति पूछी जाए तो हिमालय के पूर्व मध्य भाग में यह स्थित है। हिमालय के पूर्व मध्य भाग में यह स्थित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो उत्तराखंड हिमालय के पूर्व मध्य भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में घरों की पहचान चेलिक नाम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो घरों की पहचान चेलिक नाम योजना उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है, जिसकी अपने गुणगान इतने देर तक किया। उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ अपने इतने देर पढ़ा। तो दोस्तों घरों की पहचान चेलिक नाम है, इसको क्या, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है बेटी का नाम घर की पहचान। बेटी का नाम घर की पहचान है, इस नाम से भी इस योजना को जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य की यह योजना है। और उत्तराखंड के सीएम, जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम है। तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल में 42 करोड़ रुपए, नैनीताल में 42 करोड़ रुपए की इस योजना का शुभारंभ किया है। सबसे पहले इसको नैनीताल में प्रारंभ किया गया है, लेकिन बाद में इसको पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। और यह जो है वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने की उत्तराखंड सरकार की योजना है। आगे दोस्तों कुछ मोटिवेशनल लाइनें हैं। ना कभी भागे ना कभी रुके, ना कभी भागे ना कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। ना दोस्तों आपको भागना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ना ही आपको रुकना है, बस आपको चलते रहना है, आपको अपनी मेहनत करते रहनी है। हमेशा आपको रोज़ाना प्रतिदिन आपको अपने समय का सदुपयोग करते रहना है, और धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको चलते रहना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंटरनेट के क्षेत्र में www यानी ये अपन ऐसे बोल दे कि 3W का पूरा रूप क्या है? www SSC 2014 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया था ये? SSC 2014 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट के क्षेत्र में www का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का पूरा रूप है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ फुल फॉर्म अपन और जानेंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जैसे DVD, USB, CPU। DVD की यदि अपन दोस्तों बात करें तो डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डिजिटल, पहले डी से डिजिटल, V से वीडियो और अगले डी से डिस्क।
तो डीवीडी की फुल फॉर्म अपन को ध्यान रखनी है, डिजिटल वीडियो डिस्क। वही यूएसबी की दोस्तों यदि मैं बात करूँ तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। और सीपीयू की यदि बात करूँ मैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है दोस्तों? सीपीयू होता है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब ये कुछ कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म थी जिनको अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य है? सेवन सिस्टर का मतलब है दोस्तों 7 बहिनें। 7 बहिनें नामों से दोस्तों भारत के 7 राज्यों को जाना जाता है। 7 बहिनों के नाम से भारत के 7 राज्यों को जाना जाता है। जो पूर्वोत्तर के राज्य है 7, उनको जाना जाता है। इनको 7 बहिनें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये परस्पर निर्भरता के, ये परस्पर आपस में बहुत कुछ इन पे डिपेंड करता है, इस वजह से इनको 7 बहिनों के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। त्रिपुरा जो है वो इसका सदस्य है। पश्चिम बंगाल नहीं है, उड़ीसा नहीं है, बिहार नहीं है। ये 7 जो राज्य है दोस्तों वो पूर्वोत्तर के राज्य है। अब इनको याद कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ट्रिक क्या है, इसकी कौन सी ट्रिक है ताकि इन अपन 7 सिस्टर वाले 7 राज्यों को अपन याद रख सके, ध्यान में रख सके। तो पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड में, ये जो 7 राज्य है यही है दोस्तों 7 सिस्टर्स। त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और मेघालय, ये 7 राज्य जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखना है मैं ट्रिक लिखता हूँ, आप भी नोट करते चलना। त्रिपुरा की नागमणि, त्रिपुरा की नागमणि के लिए, त्रिपुरा की नागमणि के लिए अरुणा और अमित में लड़ाई। अरुणा और अमित में लड़ाई। ये ट्रिक दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो त्रिपुरा की नागमणि है उसके लिए अरुणा और अमित में लड़ाई। त्रिपुरा से हो गया दोस्तों आपका त्रिपुरा, और नाग से हो गया दोस्तों नागालैंड, और मणि से हो गया दोस्तों आपका मणिपुर, और अरुणा से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, और अमित है, अमित का जो ए है उससे हो गया असम, और एम है उससे हो मी है उससे हो गया मिजोरम। अमित के ऐसे हो गया असम, मी से हो गया मिजोरम, और ये जो मे है इससे हो गया मेघालय। तो इस प्रकार से ये 7 स्टेट है। याद कैसे करना है, ट्रिक अपन ने बनाई है। त्रिपुरा की नागमणि के लिए अरुणा और अमित में लड़ाई। त्रिपुरा से त्रिपुरा, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, एस से असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय। तो इस प्रकार से दोस्तों इनको अपन को ध्यान में रखना है, याद रखना है। अब दोस्तों यदि अपन बात करें इन 7 स्टेट के बारे में, ज़्यादा नहीं तो अपन कम से कम इनकी राजधानियाँ तो अपन याद रखें। तो त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की यदि दोस्तों अपन बात करें तो त्रिपुरा की जो राजधानी है उसका नाम है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। मणिपुर की बात करें तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी है दोस्तों कोहिमा। कम से कम इन 7 बहिनें हैं, 7 सिस्टर है, इनकी अपन राजधानी भी ध्यान में रखते हैं। त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। और असम की यदि मैं बात करूं तो असम की है दिसपुर। असम की दिसपुर। उसके बाद में बचा अपना मिजोरम। मिजोरम की है आइजोल। आइजोल, मिजोरम की है आइजोल। और मेघालय की है शिलोंग। मेघालय की है शिलोंग।
तो ये सातों जो सेवन सिस्टर यानी कि राजधानी भी अपन को ध्यान में रखनी है। त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, आइजोल की मिजोरम और मेघालय की शिलोंग। मेघालय की क्या है? शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फुटबॉल से संबंधित कप कौन सा है? फुटबॉल से संबंधित कप दोस्तों यहाँ पर बताना है। यह भी एसएससी 2011 में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। तो फुटबॉल से संबंधित जो कप है वह है सुब्रतो कप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, सुब्रतो कप। रणजी ट्रॉफी की बात करें दोस्तों, रणजी ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। आगा खा कप की बात करें तो आगा खा कप जो दोस्तों वो हॉकी से संबंधित है। और थॉमस कप की यदि अपन दोस्तों बात करें तो थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, आगा खा कप हॉकी से संबंधित है और थॉमस जो कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। अब दोस्तों अपन कुछ टूर्नामेंट देखेंगे, कुछ ट्रॉफियाँ देखेंगे, या कुछ कप बोल दो आप या ट्रॉफियाँ बोल दो जो फुटबॉल से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? जो फुटबॉल से संबंधित हो। उनकी ट्रिक दोस्तों मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना आपको ये ट्रिक कैसी लगेगी। देखते हैं ये ट्रिक। पहले तो मैं कप आपको बता देता हूँ। आशुतोष कप, नेहरू ट्रॉफी, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप, फीफा विश्व कप, डीसीएम कप, मर्डेका कप और डूरंट कप। ये जो कप है वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। याद कैसे रखना है, ट्रिक क्या है वो देखते हैं अपन। तो मैंने ट्रिक बनाई है दोस्तों, आंसू ने सुसरो की एफडी, आंसू एफडी है ये डी, आंसू ने सुसरो की एफडी मर्डेका में डूबोई, मर्डेका में डूबोई। तो इससे दोस्तों अपन इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। आंसू ने ससुरों की एफडी मर्डिका में डुबोई। जैसे दोस्तों शादी ब्याह होता है तो जो ससुर होता है आपको आपके नाम से कुछ पैसे देता है या एफडी करवाता है, उसी प्रकार से आंसू है किसी बंदे का नाम है, ससुरो उसका ससुर होता है जो। तो आंसू ने ससुरों की जो एफडी थी वो मर्डेका में डुबो दी, यानी खराब बर्बाद कर दी। कैसे याद रखेंगे? आंसू से अपना बनता है दोस्तों आशुतोष कप। आंसू से कौन सा बना अपना? आशुतोष कप। ने से बना दोस्तों अपनी नेहरू ट्रॉफी। ने से कौन सा बना अपना? नेहरू ट्रॉफी। सुसरो, इस सुसरो के तीनों शब्दों से बनता है। सू से बनता है दोस्तों अपना सुब्रतो कप। सू से बनता है अपना सुब्रतो कप। सह से अपना बनता है संतोष ट्रॉफी और रो से बनता है अपना रोवर्स कप। सू से सुब्रतो कप, सह से संतोष ट्रॉफी और रो से रोवर्स कप। ऐप से बनता है दोस्तों फीफा विश्व कप। ऐप से क्या बनता है? फीफा विश्व कप। डी से बनता है डीसीएम कप और मर्डेका से बनता है मर्डेका कप। और में डुबो दी डू से बनता है डूरंट कप। डू से बनता है डूरंट कप। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है। दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए, तो और मिलेंगे आपको ऐसे वीडियो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ट्रिक है अपने आंसू ने ससुरों की एफडी मर्डेका में डुबोई। आंसू से हो गया आशुतोष कप, आंसू से हो गया आशुतोष कप, ने से हो गया नेहरू ट्रॉफी, सू से हो गया सुब्रतो कप, सह से हो गया संतोष ट्रॉफी, रो से हो गया रोवर्स कप और एफ डी से हो गया फीफा विश्व कप और डीसीएम कप। मर्डेका से हो गया मर्डेका कप और डुबोई से हो गया डूरंट कप। इस प्रकार से ये जो है वो किससे संबंधित है? ये जो ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। और इससे पहले अपन ने देखा कि जो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है, आगा खा कप जो है वो हॉकी से संबंधित है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है और सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारे जो होते हैं दोस्तों उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। गुब्बारों में दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है। यह क्वेश्चन दोस्तों 4 बार एसएससी में पूछा जा चुका है। 4 बार यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। लेटेस्ट में यह 2011 में 2014 में ये पूछा गया था कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। लेकिन थोड़ा सा
सा इसको घुमाकर बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। कैसे कैसे घुमाया जाता है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, तब आपको करना है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है जो हीलियम गैस है वो गुब्बारों में भरी जाती है, आपसे पूछा गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, तो इसका जवाब होता है ये अज्वलनशील होती है, अज्वलनशील होती है ये गैस। अज्वलनशील गैस होने की वजह से इसको गुब्बारे में भरा जाता है। और कई बार घुमा के एग्जाम में प्रश्न पूछा कि गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है ताकि गुब्बारे हवा में उड़ सके। ये तो गुब्बारे ये हवा में क्यों उड़ते हैं, हीलियम गैस के गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं, तो क्यों उड़ते हैं, जो इस हीलियम गैस का जो घनत्व है ना, हीलियम गैस का जो घनत्व है वो हवा के घनत्व से कम होता है, हवा के घनत्व से कम होता है, हवा के घनत्व से कम होता है हीलियम गैस का घनत्व। तो जो हीलियम गैस है उसका जो घनत्व है वो हवा के, तीन बातें दोस्तों आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। पहली बात कि गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, दूसरी बात ये अज्वलनशील गैस है, और तीसरी बात हीलियम गैस का घनत्व है हवा से कम होता है, यानी जो हीलियम गैस है वो हवा से हल्की होती है, इस वजह से हीलियम गैस के गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। और दोस्तों जो यदि नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जो अपने हवाई जहाज़ होते हैं, एरोप्लेन अपनी होती है हवाई जहाज़, उसके जो टायर होते हैं, तो हवाई जहाज़ के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, हवाई जहाज़ के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ध्यान में रखना, गुब्बारों में हीलियम गैस और हवाई जहाज़ के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलते हैं दोस्तों आज की अपनी फटाफट प्रश्नोत्तरी पर, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। और इस फटाफट प्रश्नोत्तरी में जो 5 क्वेश्चन होंगे वो क्लास 1 की जो क्लास 1 हुई थी, अपनी पहली क्लास हुई थी, उसी में से 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसलिए इनको फटाफट पढ़ लेते हैं। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा क्योंकि क्लास 1 में इनकी अपने अध्ययन किया था। तो पहला है अपना 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे होगा, तो साल 2023 का क्रिकेट विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा। दूसरा है अपना आरबीआई की स्थापना कब की गई, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। नेक्स्ट है अपना लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है, तो जो मंगल ग्रह है उसको अपन लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका लाल रंग क्यों है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग है। नेक्स्ट है अपना अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 79 दोस्तों जो है वो संसद से संबंधित है, अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो दोस्तों पिछले सेशन में क्लास 1 में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था आपसे कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। और आज के इस सेशन का क्लास नंबर 2 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। आज इसी क्लास में जो पढ़ा है अपन ने उसी के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है कि भारतीय संगीत जो है उसका जनक कौन से वेद को मानते हैं, ऋग्वेद को मानते हैं, यजुर्वेद को मानते हैं, सामवेद को मानते हैं, अथर्ववेद को मानते हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।